Hey everyone, welcome back to the LS Academy. My name is Kanak and I'm back with another video on the topic probability in genetics. So सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि probability है क्या. Probability का मतलब है possibility. Probability का मतलब है possibility. For example, एक अच्छा खासा दिन है and suddenly थोड़ा weather change होना शुरू हो जाता है. एंड उस टाइम पे हम लोग बात करेंगे कि क्या प्रोबेबिलिटी है या क्या पॉसिबिलिटी है कि आज बारिश होगी या नहीं होगी. या फिर हम एक और एग्जाम्पल से इसे समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मेरे पास एक कॉइन है, ठीक है, एंड उसको मैं फ्लिप करूं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड आए या क्या प्रोबेबिलिटी है कि टेल आए, राइट. सो इससे हमें प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन का पता चल जाता है एंड दैट इज चांस ऑफ occurrence of an event. क्या चांस है कि एक इवेंट जो है वो होगा या नहीं भी होगा, राइट. सो अगर मैं बात करूं इसी कॉइन की जिसे मैंने फ्लिप किया है एंड मैं कहती हूँ कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड आएगा, तो मैं बोल सकती हूँ कि 50% चांस है या 50% प्रोबेबिलिटी है कि हेड आएगा, या फिर मैं ये बोल सकती हूँ कि 50% चांस है कि टेल आएगा, राइट. अब ये 50% कहाँ से आया? बेसिकली अगर कॉइन की बात करें तो कॉइन के पास जो टोटल फेसेस हैं वो हैं 2 एंड इन दो में से एक हेड है एंड एक टेल है. सो जब मैं प्रोबेबिलिटी की बात करती हूँ कि हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो मैं बोल सकती हूँ 1/2. एक हेड है दो फेसेस में से, या फिर ये है हेड की बात, या फिर मैं ये भी बोल सकती हूँ कि टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी है. टेल एक है, टोटल फेसेस कितने हैं तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी टेल की. सो 1/2 is the probability for head which is 50% and 1/2 probability is for tail which is again 50%. इससे हमें probability के फॉर्मूला के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है which is number of actual occurrence of an event upon number of possible occurrence of an event. दैट मीन्स इसको एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करूँ. नंबर ऑफ एक्चुअल अक्रेंस ऑफ एन इवेंट, एक्चुअली में हेड एक ही है तो वो एक ही बार आ सकता है अगर हम कॉइन को एक बार फ्लिप कर रहे हैं. पॉसिबिलिटी कितनी है अक्रेंस, एक इवेंट की पॉसिबिलिटी कितनी है, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, सो 2, राइट. सो हेड 1 एंड अपॉन पॉसिबल अक्रेंस विच इज 2. सो ये है हमारे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला. सो बिफोर मूविंग टू द रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी हम लोग कुछ डिस्कस करने वाले हैं कि पेरेंट्स के जीनोटाइप के अकॉर्डिंग जो ऑफस्प्रिंग के जीनोटाइप है उनमें क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी. सो फॉर एग्जांपल हम पहले केस ले लेते हैं कि जब दोनों पेरेंट्स जो हैं वो होमोजाइगस होंगे. सो पहला केस है कि हमारे पास एक पेरेंट है जो होमोजाइगस डोमिनेंट है व्हेन क्रॉस्ड विद अनदर पेरेंट ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट. इसमें जो ऑफस्प्रिंग होगा उसका जो जीनोटाइप होगा वो होगा होमोजाइगस डोमिनेंट. सो अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं कि क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी ऑफस्प्रिंग की यहाँ पर, तो इट विल बी 1/1 विच इज इक्वल टू 1. सेकेंड केस आता है व्हेन अ होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट इज क्रॉस्ड विद अ होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट. उस केस में भी जो प्रोबेबिलिटी है, राइट, वो बनेगी 1, क्योंकि एक ही केस बन सकता है, एक ही आएगा
ठीक है, नंबर ऑफ एक्चुअल आउटकम भी एक है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम भी एक है, इसलिए जो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी है वो 1 रहेगी। थर्ड आता है व्हेन अ होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट इज क्रॉस्ड विद द होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, उस केस में भी हमें हेट्रोजाइगस ऑफस्प्रिंग मिलेगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो अगेन 1 रहेगी। सो इन डिफरेंट क्रॉसेस से हमें ये कंक्लूजन मिलता है, इफ बोथ द पेरेंट्स आर homozygous, then the probability of the progeny will be 1. अब हम सेकेंड केस ले लेते हैं, जब पेरेंटल जीनोटाइप जो है, एक पेरेंटल जीनोटाइप वो होमोजाइगस है एंड उसे क्रॉस करवाया जाता है विद अ पेरेंटल हेट्रोजाइगस जीनोटाइप। इसमें भी हमारा पहला केस आ जाता है, homozygous dominant parent when crossed with another parent which is heterozygous। इस केस में जो ऑफस्प्रिंग होगा, हमें दो तरह के ऑफस्प्रिंग्स मिलेंगे, एक हमें होमोजाइगस डोमिनेंट और एक हमें हेट्रोजाइगस ऑफस्प्रिंग मिलेगा। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ homozygous offspring is 1/2 and the probability of getting a heterozygous offspring is again 1/2। दूसरा केस हमारा आ सकता है when a heterozygous parent is crossed with a homozygous recessive parent। इस केस में हम लोगों को दो तरह से ऑफस्प्रिंग्स मिल सकते हैं, heterozygous offspring and an offspring with a homozygous recessive genotype। So the probability of getting a heterozygous offspring is 1/2 and the probability of getting a homozygous recessive offspring is again 1/2। इससे हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है, जब भी अगर हमारा जो पेरेंट है, इफ अ पेरेंट विथ homozygous genotype is crossed with a parent having heterozygous genotype, then the probability of the progeny will be 1/2, right? Now third case आता है हमारा, when both the parents are heterozygous। When both the parents are heterozygous, जब दोनों पेरेंट्स का जीनोटाइप जो है वो हेट्रोजाइगस होगा, उस केस में जो ऑफस्प्रिंग की प्रोबेबिलिटी है वो क्या रहेगी। सो हमारे पास इसमें एक ही केस आएगा, दैट मीन्स दोनों पेरेंट्स जो हैं उनका जीनोटाइप हेट्रोजाइगस है एंड इसके केस में हमारे पास 4 तरीके के जीनोटाइप के ऑफस्प्रिंग्स हमें मिल सकते हैं, विच आर होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस, अगेन हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस रिसेसिव। कैसे है, हम लोग पुनेट स्क्वायर से भी डिटरमाइन कर सकते हैं। सो इस तरीके से कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, अगेन कैपिटल ए स्मॉल ए एंड स्मॉल ए स्मॉल ए। सो पुनेट स्क्वायर के अकॉर्डिंग हमारे पास 4 तरीके से ऑफस्प्रिंग्स आ रहे हैं, विच आर होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस के 2 केसेस एंड होमोजाइगस रिसेसिव।
राइट। सो इस केस में अगर मैं बात करूं probability of the offspring having homozygous dominant genotype, which is 1 by 4. Probability of offspring having heterozygous genotype is 2 by total कितने offsprings है 4, which is equal to 1 by 2. And probability of having a homozygous recessive offspring will be again 1 by 4. In short मैं ये बोल सकती हूँ कि probability of having a homozygous offspring will be 1 by 4, and probability of a offspring having heterozygous offspring will be 1 by 2. ठीक है, तो इन शॉर्ट हमारे कंक्लूजन इस केस में 2 आते हैं। ठीक है, अगर हेट्रोजाइगस पेरेंट्स का क्रॉस हो रहा है तो होमोजाइगस अगर ऑफस्प्रिंग है तो इट विल बी 1 by 4, एंड अगर हेट्रोजाइगस ऑफस्प्रिंग है तो इट विल बी 1 by 2. ये जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया उसमें से हमें क्या चीज़ें याद रखनी है कि जब पेरेंटल जीनोटाइप होमोजाइगस हो तो जो ऑफस्प्रिंग की प्रोबेबिलिटी है दैट विल बी 1 ऑलवेज. जब पेरेंटल जीनोटाइप एक का होमो हो एंड दूसरा हेटेरो हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑफस्प्रिंग विल बी 1 by 2. And third point to remember is if the parental genotype is heterozygous, दोनों पेरेंट्स जो हैं वो हेट्रोजाइगस हैं, उस केस में हमारे पास दो तरह से प्रोबेबिलिटीज आ सकती हैं. ऑफस्प्रिंग अगर हमारा होमोजाइगस है तो प्रोबेबिलिटी उसकी रहेगी 1 by 4, एंड अगर ऑफस्प्रिंग हमारा हेटेरोजाइगस है तो उस केस में जो प्रोबेबिलिटी रहेगी दैट विल बी 1 by 2. इसका इम्पोर्टेंस क्या है वो मैं अभी आपको एग्जाम्पल देके समझाऊंगी, बट उससे पहले हम लोग रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है उन्हें डिस्कस कर लेंगे. अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी. सो प्रोबेबिलिटी में दो रूल्स की बात आती है, विच इज मल्टीप्लिकेशन रूल एंड एडिशन रूल. मल्टीप्लिकेशन रूल एप्लीकेबल कब होगा? जब दो या दो से ज़्यादा इवेंट्स हो रहे होंगे, राइट? दो या दो से ज़्यादा इवेंट्स हो रहे होंगे लेकिन एक साथ. ठीक है, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक साथ जो इवेंट्स अक्कर होंगे उस टाइम पे हमारा मल्टीप्लिकेशन रूल जो है वो एप्लीकेबल होगा. Whereas in case of addition rule is applicable in the case of mutually exclusive events, which means अगर दो या दो से ज़्यादा इवेंट्स अगर हो रहे हैं और वो आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते, ठीक है, आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, उस टाइम पे हमारा एडिशन रूल एप्लीकेबल होगा. नाउ फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करती हूँ कि मैं एक डाइस को रोल कर रही हूँ, ठीक है, एक डाइस को मैंने रोल कर दिया,
क्या प्रोबेबिलिटी है उसमें 3 आ सकता है, उसमें 5 आ सकता है, उसमें 6 आ सकता है, ठीक है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर मैं एक डाइस को रोल करूंगी उसमें 3 आ सकता है, 5 आ सकता है या 6 आ सकता है, 3 और 5 और 6। सो अगर एक डाइस है उसको एक बार रोल किया तो या तो 3 आएगा या तो 5 आएगा या 6 आएगा। ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते। या 3 आ सकता है या 5 आ सकता है या 6 आ सकता है, ये एक साथ नहीं आ सकते, राइट। सो यहाँ पे एक और हमें एक क्लू मिलता है कि एडिशन रूल कहाँ पर यूज़ होगा, जहाँ पर और वर्ड यूज़ होगा, ठीक है। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एडिशन रूल कहाँ पर यूज़ होगा, जहाँ पे और वर्ड मेंशन किया गया होगा, वहाँ पे भी हम एडिशन रूल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या रहेगी, एक डाइस है जिसके 6 फेसेस है, राइट। एक डाइस है जिसके 6 फेसेस है। सो अगर मैं उसको रोल कर रही हूँ तो प्रोबेबिलिटी 3 की क्या रहेगी, 1/6। 5 की क्या रहेगी, 1/6 एंड अगेन 6 की क्या रहेगी, 1/6। एडिशन रूल को अप्लाई किया एंड हमें आंसर मिलता है 3/6 विच इज इक्वल टू 1/2। वहीं पे अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो मैं बात करती हूँ कि यहाँ पे मैं 2 डाइस को रोल कर रही हूँ, ठीक है। 2 डाइस को रोल किया, क्या प्रोबेबिलिटी है 3 एंड 5 आए, 6 एंड 1 आए, ठीक है। तो 3 एंड 5 ये 2 डाइसेस को रोल कर रही हूँ तो उसमें 3 एंड 5 एक साथ आ सकते हैं, राइट, टुगेदर। एंड यहाँ पे हमें एक और क्लू मिल गया, यहाँ पर एंड यूज हुआ है। सो जहाँ पे एंड यूज होगा वहाँ पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई कर सकते हैं, राइट। एंड यहाँ पे इन्होंने बोला है कि 2 डाइसेस को रोल किया है तो एक साथ प्रोबेबिलिटी क्या है 3 और 5 के आने की, तो 1/6 into 1/6 which is equal to 1/36। एंड दूसरी अगर मैं बात करूं 6 and 1 की, अगेन इट विल बी 1/6 into 1/6 which is equal to 1/36। सो इस तरीके से हम लोग एडिशन और मल्टीप्लिकेशन रूल को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग जेनेटिक्स की कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जहाँ पर ये रूल्स अप्लाई हुए हैं। नाउ फॉर एग्जाम्पल ये एक 2019 का क्वेश्चन है। Assuming that the A, B, C and D genes are not linked, the probability of the progeny being this from a cross between this and this parents will be, हमें probability find out करनी है offspring की और पेरेंट्स दिए गए हैं। तो अगर हम लोग इसे क्रॉस बनाकर देखें तो ए कैपिटल बी स्मॉल सी कैपिटल डी स्मॉल डी क्रॉस्ड विद another parent स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी एंड कैपिटल डी और ऑफस्प्रिंग जो है उसका जीनोटाइप है कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी एंड कैपिटल डी स्मॉल डी, राइट। सो मैंने अभी रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी से पहले आप लोगों को बताया था कि हम लोग किस तरीके से ऑफस्प्रिंग की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो हम इस केस में एक एक जीनोटाइप को लेंगे एंड ऑफस्प्रिंग की प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। सो सबसे पहले है कैपिटल ए क्रॉस्ड विद स्मॉल ए, दैट मीन्स अ होमोजाइगस डोमिनेंट इज क्रॉस्ड विद अ होमोजाइगस रिसेसिव। सो मैंने आप लोगों को पहला केस यही बताया था, होमोजाइगस पेरेंट्स होंगे तो जो हमारा चाहे कोई भी प्रोबेबिलिटी हो, चाहे जीनोटाइप ऑफ द ऑफस्प्रिंग कोई भी हो, हमें प्रोबेबिलिटी जो थी वो 1 मिल रही थी। सेकेंड आता है कैपिटल बी स्मॉल बी, दैट मीन्स हेट्रोजाइगस एंड अनदर पेरेंट हैज अ कैपिटल बी दैट मीन्स होमोजाइगस। इसमें आता है हमारा होमोजाइगस क्रॉस्ड विद हेट्रोजाइगस। इस केस में जो हमें प्रोबेबिलिटी मिल रही थी वो मिल रही थी 1/2 की। नेक्स्ट इज अगेन होमोजाइगस recessive crossed with homozygous recessive, probability of the progeny will be 1. Now last is heterozygous into homozygous dominant.
So the probability of the offspring will be 1/2. So अब इन्होंने कहा है कि जो ऑफस्प्रिंग है उनका जीनोटाइप एक साथ ये आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी. सो इवेंट्स 2 और मोर दैट अकर्स टुगेदर, वहाँ पे हमारा क्या लगेगा, मल्टीप्लिकेशन रूल. सो यहाँ पे अप्लाई होगा मल्टीप्लिकेशन रूल एंड हमारी जो प्रोबेबिलिटी है इट विल बी 1/4. सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस सी विल बी द आंसर. यहाँ अप्लाई हुआ हमारा मल्टीप्लिकेशन रूल एंड जो मैंने आपको पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑफस्प्रिंग निकालना सिखाया था वो यहाँ पे एप्लीकेबल है. वो 3 कंडीशंस अगर आपको अच्छे से याद रहेंगी आप इजीली ऐसे वाले क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर पाएंगे. नेक्स्ट अगर एडिशन रूल की मैं एक एग्जांपल दूँ, फॉर एग्जांपल हम ये बात कर सकते हैं कि एक कपल है, देयर इज वन कपल जिनके 4 बच्चे हैं, जिनमें से एक गर्ल है एंड 3 बॉयज़ हैं, राइट. सो मैं पूछती हूँ कि क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि पहले गर्ल होगी फिर 3 बॉयज़ होंगे, या फिर पहले 2 बॉयज़ होंगे फिर एक गर्ल होगी और फिर 2 बॉयज़ होंगे. सो इस केस में हमारे मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन रूल दोनों लगेगा. किस तरीके से, आइए समझते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल अब मैं फर्स्ट केस की बात करूं, इसमें मुझे बोला गया है पहली एक गर्ल है, देन बॉय, अगेन बॉय एंड देन अगेन बॉय. इस केस में गर्ल की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2, बॉय की 1/2, अगेन बॉय की 1/2 एंड अगेन बॉय की 1/2. सो यहाँ पर 1/2 क्यों आया, क्योंकि हमारे पास 2 ही जेंडर्स हैं, यहाँ पर गर्ल है और बॉय है. सो यहाँ पे ओवरऑल टोटल अगर मैं इवेंट्स की बात करूँ तो 2 हैं, उनमें से एक गर्ल है और एक बॉय है. सो प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/2 रहेगी इनकी. सो अब उन्होंने बोला है गर्ल एंड अ बॉय एंड अ बॉय एंड अगेन अ बॉय. सो एंड जहाँ लगेगा वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, ये इकट्ठा आने की प्रोबेबिलिटी इनकी क्या बनती है, 1/16. सेकेंड केस की अगर मैं बात करूं, दिस इज द फर्स्ट केस. अगर मैं सेकेंड केस की बात करूं, अगेन बॉय बॉय गर्ल एंड देन बॉय. सो 1/2 1/2 1/2 एंड 1/2 इकट्ठे इस ऑर्डर में आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, टोटल प्रोबेबिलिटी विल बी अगेन 1/16. मैं बात करूं कि ऑर्डर क्या आ सकता है, या तो फर्स्ट केस ऑर्डर आ सकता है या फिर सेकंड केस आ सकता है. तो प्रोबेबिलिटी फर्स्ट केस की और सेकंड केस की जो है वो क्या रहेगी, तो जब और की बात आ जाएगी तो वहाँ पे एडिशन रूल लगेगा. तो 1/16 प्लस 1/16 इट विल बी 2/16 विच इज इक्वल टू 1/8. ठीक है. सो या तो ये केस बन सकता है या फिर ये केस बन सकता है, फर्स्ट केस और सेकंड केस. इसलिए यहाँ पे एडिशन रूल लगेगा क्योंकि ये दोनों इवेंट्स जो हैं ये आपस में डिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे के. या तो ये केस बन सकता है एक साथ, या तो ये एक साथ केस बन सकता है. तो इसलिए ओवरऑल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम लोगों ने एडिशन रूल यहाँ पे अप्लाई किया. सो आई होप ये प्रोबेबिलिटी की वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगी. एंड कोई भी अगर आपको इसमें डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं एंड आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स. एंड आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल. एंड अगर आपको लगता है कि ये हेल्पफुल है तो डू share this video with your friends, and also do like the video and also subscribe to the channel. I'll meet you in the next video. Till then, take care and happy learning.